नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, हिंदी भाषा, ठीक, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रशिक्षण में हिंदी भाषा का महत्व क्या है, भाषा की उत्पत्ति और इसकी प्रमुख सिद्धांत और विचार या विशेषताएं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से सीटेट, सुपर टेट या स्पेशल टेट, जो स्टेट टेट होते हैं, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो जब तक भाषा के मूल नहीं समझेंगे, आप व्याकरण नहीं समझेंगे। पहले भाषा को समझिए, हिंदी भाषा को, फिर हम व्याकरण को शुरू करेंगे। ठीक, इसके बाद मैं पहले चैप्टर में व्याकरण से ही शुरू करूंगा। पहले इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों से भली भांति प्रकट करता है, दूसरों के विचार आपस में स्पष्टतया समझ सकता है। तो क्या विचार को स्पष्ट प्रकट करता है, अपने दूसरे के विचार को समझता है। ठीक, मनुष्य के कार्य उनके विचारों से उत्पन्न होते हैं। इन कार्यों में दूसरे की सहायता और सम्मति प्राप्त करने के लिए वे विचार एक दूसरे को प्रकट करते हैं। जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल या लिखी पढ़ी भाषा से ही चलता है। इसे भाषा जगत व्यवहार का मूल है। क्या है? भाषा जगत व्यवहार का मूल है। ठीक, बहरे और गूंगे मनुष्य अपने विचार संकेतों में प्रकट करते हैं। याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा जिसे हम लोग कह देते हैं। बच्चा केवल रोकर अपनी इच्छा प्रकट करता है। कभी कभी वह मुख की चेष्टा से भी मनुष्य के विचार को प्रकट हो जाते हैं। कोई कोई बंगाली लोग बिना बोले ही संकेतों के द्वारा बातचीत करते हैं। इन सब संकेतों को लोग ठीक ठीक नहीं समझ सकते, न ही इन सब के विचार ठीक से प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता। पशु पक्षी जो आदि जो बोलते हैं, उनमें दुख सुख मनोविकारों के सिवा कोई बात समझी नहीं जाती। मनुष्य की भाषा से उसके भाव, उसके बोली, विचार या शाब्दिक अर्थ को भली भांति समझा जाता है। यह इसलिए वह व्यक्त भाषा है। दूसरी सब भाषाएं, बोलियां अव्यक्त हैं। भाषा कैसी हो गई? व्यक्त और अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त के मध्य संबंध आप यहाँ से समझें। ठीक, एक एक बातों को क्लियर करते चलेंगे। व्यक्त भाषा क्या है? व्यक्त भाषा में मनुष्य केवल एक दूसरे के विचार तक नहीं जानते, वरन उनकी सहायता के लिए नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। किसी विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं। ठीक, जिससे हमारे विचार आगे चलकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा धारणा शक्ति की सहायता करती है। यदि हम अपने विचारों को एकत्र करके लिख लें तो आवश्यकता पड़ने पर हम एक लेख के रूप में उसे देख सकते हैं। बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उसका स्मरण रहता है। भाषा की उन्नत अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नति अवनति में प्रतिबिंबित होती है। क्या? भाषा की उन्नत और अवनत अवस्था राष्ट्र की उन्नति अवनति में प्रतिबिंबित होती है। अर्थात राष्ट्र भाषा का विकास और पतन जैसे होगा वैसे राष्ट्र का विकास पतन होगा, या राष्ट्र का विकास पतन जैसे होगा वैसे भाषा का विकास पतन होगा। ठीक, प्रत्येक नया शब्द एक नए विचार का चित्र है। भाषा का इतिहास मानो उसके बोलने वालों का इतिहास है। ठीक, तो ये बातें यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भाषा स्थिर नहीं रहती, याद रखिएगा, भाषा स्थिर नहीं रहती, इसमें सदैव परिवर्तन होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। विद्वानों के अनुसार कोई भी प्रचलित भाषा 1000 वर्ष से अधिक तक नहीं रह सकती। जो हिंदी आज हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, वह हमारे पितामह आदि के समय, मतलब हमारे पूर्वजों के समय ठीक इसी रूप में नहीं बोली जाती थी। नहीं उन लोगों ने हिंदी की वैसी थी जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय थी। ठीक, अपने पूर्वजों की भाषा खोज करते करते हम इस अंत में ऐसी हिंदी भाषा का पता लगेगा जो हमारे लिए अपरिचित भाषा थी। ठीक, भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ठीक, जिससे हमें पता नहीं चलता, और नई नई भाषाओं की उत्पत्ति होती है। भाषा पर स्थान, जलवायु, सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ इंडिकेट करूँ आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का विकास या सभ्यता का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, कही गई एक बात है ना, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बाड़ी।
मतलब कोस एक-एक कोस पे आपका पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पे भाषा की टोन बदल जाती है। अब जैसे आप भोजपुरी क्षेत्र में जाइए, अवधी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र या बुंदेली, बघेली इत्यादि क्षेत्र में जैसे जाएँगे तो बोली में परिवर्तन मिलता है, ठीक? बहुत से शब्द जो एक देश में एक लोग बोलते हैं, दूसरे देश में उद्दत नहीं बोल सकते। जैसे आप देखेंगे कई क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दों में जब उच्चारण होता है तो उसमें परिवर्तन सुनने को मिलता है, ठीक? जलवायु में हेर-फेर होने से उच्चारण में अंतर आता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण नए-नए विचारों, नए-नए शब्द बनाने पड़ते हैं, जिससे भाषा का शब्दकोश बढ़ता है। इसके साथ ही बहुत सी जातियाँ अवनत होती जाती हैं। उच्च भावों के अभाव में वाचक शब्द लुप्त हो जाते हैं। विद्वान और ग्रामीण मनुष्यों की भाषा में अंतर मिलता है। जो व्यक्ति विद्वान है उसकी भाषा अधिक अच्छी होगी एक ग्रामीण की तुलना में। शुद्ध उच्चारण विद्वान पंडित करते हैं। सर्वसाधारण लोग जैसा भी भाषा बोलते हैं वही उनकी बनी बिगड़ी भाषा होती है। इसी प्रकार प्रधान भाषा बिगड़कर उसकी शाखा रूप नई-नई बोलियां बनती हैं। भिन्न-भिन्न दो भाषाओं के पास बोले जाने वाले क्षेत्रों में एक नई भाषा बोली जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ब्रज क्षेत्र और अवधी का जहाँ मिश्रण होता है या भोजपुरी और अवधी का जहाँ मिश्रण होता है तो देखेंगे कि वहाँ के लोग समझने का प्रयास करिएगा। एक क्षेत्र भोजपुरी है, एक चीज़ अवधी है, ठीक? यहाँ के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वो अवधी और भोजपुरी मिला के बोलते हैं। तो कहने के मतलब दोनों के मेल से एक नई बोली निकल आती है, ठीक? दोनों बोलियों के प्रभाव से एक नई बोली का उत्पत्ति होती है, ठीक? या प्रयोग में होती है। भाषागत विचार प्रकट करने में एक नए विचार में प्राय कई अंश प्रकट करने पड़ते हैं। उन सभी अंशों के प्रकट करने पर उस समस्त विचार का मतलब अच्छी तरह से समझ आता है। प्रत्येक शब्द का एक सार्थक ध्वनि होती है, जो कई ध्वनियों के योग से बनती है। याद रखिए प्रत्येक शब्द की एक सार्थक ध्वनि होती है और जो कई मूल ध्वनियों के योग से बनती है। जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयोग करते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों को काम में लाते हैं। यदि हम शब्द का ठीक-ठीक उपयोग न करें तो हमारी भाषा गड़बड़ी में पड़ जाएगी, अर्थात टूटी-फूटी या अशुद्ध भाषा होगी। भाषा जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे किसी न किसी रूप से कल्पित किए गए मतलब कल्पना से बनाए गए हैं। जिस वस्तु का सूचक है प्रत्यक्ष से या कोई संबंध नहीं है तो हाँ शब्दों के अपने वाच्य पदार्थ आदि की भावना से बांध लिया जाता है। जैसे हम कहें आम, हमारे विचार में मन में मस्तिष्क में एक विचार मतलब एक भाव आ जाता है फिगर आम के पौधे की या आम के बीज की, ठीक? जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो बहुधा कथित भाषा काम में लाते हैं, ठीक? जब हमें अपने विचार दूरवर्ती मनुष्य के पास पहुँचाने हो तो भावी संतति के लिए उसके संग्रह की आवश्यकता होती है, लिखित भाषा जिसे कहा जाता है। जैसे हमने मान लीजिए कोई बात मुंबई पहुँचानी है महाराष्ट्र, तो हम पत्र का उपयोग करेंगे और सामने प्रत्यक्ष बातचीत से आपस में मौखिक रूप से बात करेंगे। जब लिखित भाषा में कोई पत्र लिख के हम किसी से वार्तालाप करेंगे तो उसकी भाषा अनेक प्रारूपों में गठीली और सुसंगठित होती है, ठीक? लिखी हुई भाषा की एक मूल ध्वनि होती है, एक चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है। ध्वनि कानों का विषय है, वर्ण आँखों का। याद रखिएगा ध्वनि का प्रतिनिधि है। क्या कहना चाह रहे हैं याद रखिएगा, वर्ण जो होता है उसके संदर्भ में जो ध्वनि होती है वह कान का विषय है, अर्थात हम कान से ही ध्वनियों को सुनते हैं। वर्ण जैसे क है, ये कान का नहीं आँखों से देखा जा रहा है ख, ये एक आँखों का विषय है वर्ण, ठीक? ध्वनि का प्रतिनिधि है और यह ध्वनि का प्रतिनिधि कौन है? वर्ण, ठीक? पहल केवल बोली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों के स्थायी रूप देने के लिए अनेक प्रकार की लिपियाँ निकली। वर्ण लिपि निकालने
के बहुत समय पहले लोगों ने चित्रलिपि का प्रयोग किया। आप पढ़ते हैं प्राचीन काल में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग, जैसे हड़प्पा में चित्रात्मक थी लेकिन आज तक पढ़ी नहीं गई, उसके पश्चात की अनेक लिपियों को पढ़ा गया तो वहाँ चित्रात्मक लिपि थी, ठीक? तो जब लिपि का विकास हो रहा था तो पहले वर्ण लिपि आई, फिर चित्रलिपि, ठीक? मिस्र पुराने खंडारों गुफाओं में हमने पुराने चित्रलिपि को अनेक नमूने पाए हैं, ठीक? जिससे वर्णमाला निकली है। जैसे हम लिखते हैं ह से हाथ, ग से गाय, आकार का अनुकरण कुछ न कुछ अनुकरण में पाया जाता है, ठीक? भाषा और व्याकरण में संबंध देखिए। किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे सभी बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं शब्द। एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों में भी कई रूपांतर होते हैं। भाषा में देखा जाता है कि कई शब्द एक दूसरे शब्दों से बनते हैं। उनका एक नया अर्थ पाया जाता है। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष क्रम से होता है। क्रम, उनमें रूप, अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध होता है। इस अवस्था में आवश्यक है पूर्णता, स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों और प्रयोगों में स्थिरता और समानता हो, ठीक? तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहीं से आप एक लाइन लिख लीजिए चाहे तो। जिस शब्दों में शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित होते हैं, ठीक? व्याकरण व्याकरण वी प्लस आ करण शब्द से बना हुआ है, याद रखिएगा। दो शब्द नहीं है। संधि विच्छेद पूछ ले तो दुविधा मत पड़िएगा, 3 शब्दों से बना हुआ, वी प्लस आ प्लस करण, ठीक? जिसका मतलब होता है भली भांति समझाना। व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझाना, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। ऐसे आपको मैटर ऐसे नॉर्मल मिलेंगे नहीं। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलती है, ठीक? व्याकरण भाषा के अधीन है, भाषा के ही अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण का काम यह नहीं कि वो अपनी ओर से कुछ नया नियम बनाए, ठीक? भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया गया, वरन भाषा पहले बोली जाती है, बाद में व्याकरण की उत्पत्ति होती है। अर्थात पहले भाषा की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद उस भाषा को नियमबद्ध बनाने के लिए व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, ठीक? तो अब व्याकरण की सीमा क्या है? बहुधा लोग बोलते हैं कि व्याकरण पढ़ कर वे शुद्ध बोलने लिखने की रीत सीख जाते हैं। जैसे बहुत से हिंदी विद्यार्थियों को लगता है कि व्याकरण अच्छे से जानते हैं तो व्याकरण के जितने भी प्रश्न आएंगे बहुत अच्छे से कर लेंगे, परंतु यह सही नहीं है। बहुत बार उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझिएगा। व्याकरण से सिर्फ अध्ययन में सहायता मिलती है, शब्दों की बनावट और उनमें संबंध खोज के भाषा के प्रयोग में शुद्धता आती है। व्याकरण न पढ़कर भी लोग शुद्ध बोलना लिखना सीख सकते हैं। कई अच्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते, व्याकरण जानकार से भी अच्छे लेख लिख लेते हैं। उन्होंने अपनी मातृभाषा का लिखने का अभ्यास बहुत अच्छे से किया है। शिक्षित लोगों के लड़के बिना व्याकरण के जाने शुद्ध भाषा सुनकर ही शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, पर अशिक्षित लोगों के लड़के व्याकरण पढ़कर भी शुद्ध, कहने का मतलब आप समझिएगा। कहना ये चाह रहे हैं जैसे दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। एक्स पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इसके परिवार की रहन सहन, बोली भाषा इत्यादि बड़ी शुद्ध है, ठीक? इसकी बोली भाषा इनके परिवार की बहुत शुद्ध है, ठीक, परिमार्जित है। और एक वाई है, यह बहुत उच्च शिक्षित है, ठीक, लेकिन इनके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह अशुद्ध है, ठीक। अब जब इनके बच्चे शिक्षित होंगे तो उनके पास अशुद्ध भाषाओं का भंडार रहेगा, क्योंकि वो परिवार से जो अशुद्ध भाषा सीखे हैं वो उसको जल्दी दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो परिवार के सदस्य शुद्ध भाषा का उच्चारण सही से करते चले आ रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे
वही शुद्ध भाषा उनसे सीखते हैं जिससे वह आगे क्रमशः प्रयोग करते हैं। अर्थात देखिए, शिक्षित लोगों के लड़के शिक्षित व्यक्ति के लड़के बिना व्याकरण जाने शुद्ध भाषा सुनकर ही शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि शुद्ध सुन क्यों रहे हैं? अपने परिवार में। पर अशिक्षित लोगों के लड़के व्याकरण पढ़कर भी अशुद्ध ही बोलते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में अशुद्ध भाषा का उच्चारण करते चले आए, जो उनकी हैबिट बन गई है। केवल व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक वक्ता नहीं हो सकता। ठीक, व्याकरण पढ़ लेने से कोई मनुष्य अच्छा वक्ता नहीं, लेखक नहीं हो सकता। विचारों की सत्यता असत्यता के बीच व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, जिससे किसी भी विचारवान मनुष्य को उसके समझने में कठिनाई संदेह न हो। ठीक, इतना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से लेके आप अपनी कॉपी में मूल बात को लिख सकते हैं। व्याकरण के लाभ क्या हैं? यदि भाषा व्याकरण से आश्रित नहीं है, यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रमाणित नहीं हो सकती, तो उसका निर्माण करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ? अर्थात जब व्याकरण के प्रयोग से कोई लाभ नहीं है तो उसको पढ़ना क्यों? तो उसके संदर्भ में समझिएगा। व्याकरण एक शुष्क निरुपयोगी विषय है। इस प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का संबंध वही है जो प्राकृतिक विकारों का विज्ञान से है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टि क्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक कारकों में देखते हैं, उन्हीं को बहुधा सिद्धांतवत ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं है, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। व्याकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए उसका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है। जिनको क्या बताया जाता है, याद रखिएगा। रचना, भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, विचारों के स्पष्ट रूप से प्रकट करना, शुद्ध प्रयोग बताया जाता है। ठीक, जिससे जानकर हम भाषा के नियम जान जाते हैं और उन्हें भूलों का कारण समझ लेते हैं। कभी कभी नियमों का ज्ञान न होने के कारण अथवा असावधानी से बोलने या लिखने से हो जाती है। जिन भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए व्याकरण जानना आवश्यक है, कभी कभी तो कठिन और संदिग्ध भाषा का अर्थ केवल व्याकरण की सहायता से ही जाना जाता है। ठीक, व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भाषा सीखना भी बहुत सहज हो जाता है। ठीक, हिंदी व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी के रूपांतर और रचना में बहुत जनसामान्य नियमों का क्रमपूर्ण संग्रह रहता है। ठीक, अब व्याकरण के विभाग क्या हैं? व्याकरण के विभाग याद रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे प्रश्न में। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है। ठीक, क्या है? भाषा का मुख्य वाक्य है। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है। भाषा का मुख्य वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द प्राय मूल ध्वनियों से बनता है। लिखी हुई भाषा की एक मूल ध्वनि होती है, प्राय जो एक चिन्ह के रूप में होती है, जिसे वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए, क्रम समझिएगा। मैं लिख दूं क, एक मूल ध्वनि है, वर्ण है। ठीक, एक चिन्ह भी है, क, डिनोट क्या हो रहा है, जैसे स्पष्ट रूप से समझिए, क एक वर्ण है, एक चिन्ह के रूप में है। क बोलते हैं तो एक मूल ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, यह लिखी हुई भाषा है। शब्द, अब शब्द क से बना लें, जैसे कमल। ठीक, तो शब्द की मूल ध्वनि 3 शब्दों से बनी, वाक्य अब शब्द का निर्माण हुआ। अब कमल को हम कहते हैं, कमल कीचड़ में खिलता है, तो वाक्य बन गया। भाषा का मुख्य अंग क्या है? वाक्य। ठीक, और वर्ण शब्द वाक्य के विचार से व्याकरण 3 विभाग होते हैं। ठीक, वर्ण विचार, शब्द शासन और वाक्य विन्यास।
पूरा का पूरा ग्रामर शास्त्र या व्याकरण शास्त्र इन्हीं पे निर्भर है। वर्ण संबंधी विचार, शब्द शासन और वाक्य विन्यास किस पे है? व्याकरण के 3 विभागों पे। इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास, इन्हीं के आधार पे पूरा व्याकरण आपका निर्भर है, हिंदी व्याकरण। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार में व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके मेल से बने शब्द का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, कौन सा ओठ से पढ़ा जाता है, कौन मूर्धा से पढ़ा जाता है, कौन दांत से पढ़ा जाता है, दंत होता है उच्चारण शब्द, क ख ग घ प फ ब भ जो भी पढ़ते हैं, कौन घोष है, कौन अघोष अक्षर है, ठीक, कौन संयुक्त स्वर है, स्वर क्या है, वर्ण के व्यंजन क्या हैं, सभी का जो हम उच्चारण करते हैं उनके बनने वाले शब्द का मेल कैसे होता है, ठीक, ये सभी वर्ण विचार में आते हैं, जहाँ वर्णों के आधार पर उच्चारण होता है। शब्द साधन, शब्द साधन व्याकरण के उस विधान को कहते हैं जिसमें शब्दों का भेद, रूपांतर, व्युत्पत्ति इत्यादि का पता लगाया जाता है। तद्भव, तत्सम, संधि, समास ये सभी शब्द शासन में आते हैं। वाक्य विन्यास जिस विभाग का नाम है जिसमें वाक्यों के अवयवों का परस्पर संबंध बताया जाता है। शब्दों से वाक्य बनाए जाने के नियम बताए जाते हैं। कोई कोई लेखक गद्य के समान पद्य की भी एक भाषा का भेद मानकर व्याकरण में उसमें अंग, छंद, रस और अलंकार आदि का विवेचन करते हैं, पर यह विषय यथार्थ में साहित्य शास्त्र के अंग है, साहित्य के अंग हैं जो भाषा को रोचक, प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं, ठीक। अब देखिए भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति समझिएगा। हिंदी भाषा के खास करके शुरुआत में प्राचीन काल में भाषा है, फिर उसके बाद हिंदी का विकास कैसे हुआ, ठीक। हिंदी भाषा की उत्पत्ति समझिएगा। क्रम से देखेंगे कि पहले कौन भाषा है, फिर हिंदी का विकास कैसे हुआ। उसी मूल विषय को देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट है। तो पहले आई कौन सी? आर्य भाषा। पहले कौन सी भाषा है? आर्य भाषा जिसे कहा जाता है। आर्य भाषा में कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी और प्राकृत। आप लिख लीजिएगा इसे। पहले प्राचीन काल की भाषा को 3 भागों में बांटा गया, आर्य, सामी और तुरानी। इसको 3 भाग में कर लीजिएगा। फिर आर्य भाषा में संस्कृत और प्राकृतिक सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। उससे निकली हुई भारतवर्ष में अन्य प्रचलित आर्य भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी आर्य भाषा है, फारसी आर्य भाषा है, यूनानी आर्य भाषा है, लैटिन आर्य भाषा है। तो याद रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए। पूछे प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी आर्य भाषाएं नहीं हैं, तो 3 तो इधर से दे देगा ऑप्शन और 1 इधर से कहीं से दे देगा, तो आप गलती हो जाएगी। फारसी याद रखिएगा आर्य भाषा है, अरबी सामी भाषा है, सामी में, ठीक। अब दूसरी है सामी भाषा, इसमें इब्रानी, अरबी और हबसी भाषाएं हैं। तुरानी में मुगली, चीनी, जापानी, द्रविड़ी, दक्षिण भारत की जो भाषा है तुरानी में है। भाषाएं तुर्की भाषाएं आदि इसमें शामिल है। इसको आप कॉपी पे अपने लिख सकते हैं, अच्छे से यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक। आर्य भाषाएं, इस बात का अभी तक ठीक से निर्णय नहीं हुआ कि संपूर्ण आर्य भाषाएं फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी आदि वैदिक संस्कृत से निकली है और अथवा और भाषाओं के साथ इसकी पिछली भाषा से आदि आर्य भाषा से निकली हुई है, ठीक। स्पष्ट प्रमाणित नहीं, लेकिन अनेक विद्वानों की ये मान्यता है कि ये सब एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। जो लोग पश्चिम को गए वो ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी आर्य भाषाएं ले गए, बोलने लगी, ठीक। बोलने की जातियों की उत्पत्ति हुई जो पश्चिम की ओर गए, अर्थात पश्चिम यूरोप की तरफ। दूसरा जो हिंदू कुछ पार करके गए वो तराई काबुल की गए, तो होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, ठीक। और कुछ ईरान, मीडिया, मादी भाषा के द्वारा फारसी का जन्म हुआ। दूसरी ओर संस्कृत का प्रचार हुआ, ठीक। जैसे अब देखिए आर्य भाषाओं में संस्कृत है, मीडी, फारसी, यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी। इनका संबंध क्या है? संस्कृत में होता है पितृ, मीडी में होता है पतर, फारसी में होता है पिदर, यूनानी में होता है पाटेर, लैटिन में होता है पेटर, अंग्रेजी में होता है फादर, हिंदी में होता है पिता। ये संबंध समझिएगा। अगर कोई शब्द दे दे और पूछ ले तो आप दुविधा मत रहिएगा। माता के लिए मातृ होता है संस्कृत में, मतर, मादर,
माटेर, मेटर, मदर और माता। भ्रातृ, ब्रतर, ब्रादर, फ्राटेर, फ्राटर, ब्रदर, भाई। ठीक, ऐसे अनेक भाषाओं के संबंध हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ठीक, संस्कृत और प्राकृत भारत में के संदर्भ में है। जब आर्य लोग पहले पहल भारत आए तो उनके साथ कौन सी भाषा आई? देववाणी संस्कृत। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। वेदों की अधिकांश वेदों की भाषा संस्कृत है। ठीक, रामायण, महाभारत, कालिदास की रचनाएं सभी संस्कृत में। अष्टाध्यायी आदि के व्याकरण ने वैदिक और लौकिक नाम से दो प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया है। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं। प्राकृतिक के संबंध में देखिए, अशोक के शिलालेखों, पतंजलि के ग्रंथों से जान पड़ता है कि ईस्वी सन में कोई 300 बरस पहले उत्तर भारत में एक ऐसी भाषा प्रचलित थी जो भिन्न भिन्न बोलियों, कई बोलियों में शामिल थी। स्त्रियों, बालकों, शूद्रों में आर्य भाषा का उच्चारण ठीक ठीक न होने के कारण एक नई भाषा का जन्म हुआ जो प्राकृत कहलाई। अर्थात धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग संस्कृत का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, उनसे जो एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई टूटी फूटी रूप में, उसे ही प्रकृति शब्द से लिया गया को प्राकृत भाषा कहा गया। ठीक, तो संस्कृत के पश्चात प्राकृतिक भाषा का जन्म हुआ। ठीक, याद रखिएगा, बस इतना। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों में की उन्नति प्राकृत भाषा में हुई। ठीक, फिर पाली भाषा आती है। आजकल यही दूसरी प्राकृतिक भाषा पाली के नाम से प्रसिद्ध है। जो पाली, देखिए, संस्कृत के बाद प्राकृत आती है, फिर पाली आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चल के 3 भाषाएं हैं, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। सौरसेनी भाषा बहुधा उस प्रांत में बोली जाती है जिसमें आजकल उत्तर प्रदेश है। मागधी मगध क्षेत्र अर्थात बिहार के क्षेत्र में, और महाराष्ट्री दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बम्बई के प्रांतों में बोली जाती है। ठीक, बिहार में ही उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में एक भाषा बोली जाती है अर्धमागधी। ठीक, अर्धमागधी बोली जाती है। वह सौरसेनी मागधी के मेल से, मैंने आप शुरू में एक बात बताई कि 2 भाषा क्षेत्र है, एक मागधी है, एक है कौन सी आपकी सौरसेनी। इस बीच का संक्रमण क्षेत्र जो है, वहाँ पे दोनों का प्रयोग की भाषाएं बोली जाती हैं, सौरसेनी और मागधी। तो यहाँ पे अर्धमागधी का विकास हुआ। ठीक, अर्धमागधी जो है आपकी, वह सौरसेनी और मागधी के मेल से उत्पन्न हुई। जो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, कहा जाता है कि उन्होंने अर्धमागधी में ही जैन धर्म का उपदेश दिया। आपके लिए बहुत सरल क्वेश्चन हो जाता है कि जैन धर्म के उपदेशक किस भाषा में उपदेश दिए, तो अर्धमागधी में। ठीक, थोड़े दिनों बाद दूसरी प्राकृतिक भाषा में भी परिवर्तन हुआ। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित और परिवर्तित होती गई। देखिए, जो लिखित भाषा होती है उसमें ज़्यादा परिवर्तन जल्दी नहीं होता, लेकिन मौखिक भाषा में परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से वार्तालाप करती है तो शब्दों के उच्चारण में भिन्नता आने लगती है, और उसी भिन्नता के कारण शब्दों और भाषा में परिवर्तन होता है। ठीक, और वहीं से होता है क्या, लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश में किया। अपभ्रंश बिगड़ी हुई भाषा का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, क्या है अपभ्रंश? बिगड़ी हुई भाषा। ठीक, ये अपभ्रंश भाषाएं भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की थी। ठीक, 11वें शतक तक आते आते अपभ्रंश में भाषा में कविताएं भी लिखी जाने लगी। ठीक, इसको हेमचंद ने 12वें शतक के रूप में देखेंगे। अब अपभ्रंशों में संस्कृत और प्राकृत दोनों के भेद पाए गए। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, उसके बाद अर्धमागधी का क्षेत्र इधर विकास हुआ, फिर अपभ्रंश आया। ठीक, अपभ्रंश के बाद फिर एक आती है नगर अपभ्रंश और ग्रामीण अपभ्रंश, इसको ध्यान रखिएगा।
हमारी हिंदी भाषा दो अपभ्रंशों के मेल से बनी है, एक नागर अपभ्रंश और दूसरी पश्चिमी हिंदी पंजाबी। दूसरा अर्धमागधी का अपभ्रंश जिसमें पूर्वी हिंदी है, एक पश्चिमी हिंदी एक पूर्वी। अब इसको समझते हैं। बघेलखंड छत्तीसगढ़ आदि में बोली जाती है। तो प्राचीन हमारी हिंदी भाषा कौन थी? संस्कृत। ठीक, प्राचीन संस्कृत, उससे लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृतिक भाषा निकली। फिर निकली पाली। पाली इसके पश्चात सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक, इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र कौन है? अर्धमागधी। फिर होती है नागर अपभ्रंश और मागधी, अर्धमागधी से अर्धमागधी अपभ्रंश का निर्माण होता है। ठीक, और नागर अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का निर्माण होता है। ठीक, और फिर आगे आती है पूर्वी हिंदी, और वही दोनों पश्चिमी और पूर्वी हिंदी क्रमशः मिलकर वर्तमान हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करती हैं। ठीक, अब बात आती है हिंदी। हिंदी भाषा का जो प्राकृतिक विकास होता है वो 800-900 वर्ष पहले अपभ्रंश भाषाओं से होता चला आया 11वें वर्ष तक, अर्थात 11वीं शताब्दी तक। ठीक, पहली पृथ्वीराज भाषा जो पहली है, जो पृथ्वीराज रासो ऐसी साहित्य है जो कुछ हद तक हिंदी में लिखी गई है। ठीक, जिसे हिंदी भाषा में लिखित किया गया है। आदि हिंदी, अब हिंदी के हम अगर वो करें, विद्वानों ने क्या किया है? विद्वानों ने हिंदी भाषा साहित्य को 4 भागों में बांटा है। आदि हिंदी, यह उस हिंदी का नमूना जो अपभ्रंश से होकर पृथक होकर साहित्य कार्य के लिए बन रही थी। ठीक, इसमें एक वीर गाथा काल होता है, एक धर्म काल। ठीक, इतना ही समझिएगा, ज़्यादा हम लोगों के लिए ग्रामर नहीं, बस इतना समझिए। आगे चल के जो कबीर तुलसी आदि की भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग होते हुए अनेक साहित्य रचे गए। मध्य हिंदी, मध्य हिंदी में हम क्या देखेंगे? यह हिंदी कविता के सतयुग का 1600 से 1800 के बीच का समय काल है। ठीक, 1600 से 1800 के समय का काल है। रामायण की भाषा क्या है? रामायण नहीं, रामचरितमानस की भाषा अवधेय। रामायण की भाषा तो संस्कृत है। ठीक, केशव बिहारी, भूषण, मतिराम आदि की भाषाएं जब आप पढ़ेंगे तो बाद की भाषाओं में परिवर्तन मिलता है। अनेक साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं में इनकी रचनाएं मिलती हैं। ये साहित्य का विषय है। जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर की चीज़ें देखेंगे। उर्दू और हिंदी का भी सम्मिश्रण भाषाओं में धीरे धीरे हुआ। जब अरबी और फारसी हिंदी में बोली जाने लगी तो एक नई भाषा उर्दू का विकास हुआ। उर्दू और हिंदी में काफ़ी भाषाओं में मेल जोल हुआ, और आज की हिंदी में अनेक ऐसी भाषाएं हैं या शब्द हैं जो उर्दू भाषा से लिए गए हैं। ठीक, इस तरह से देखिए, भाषाओं के शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण से ही तद्भव तत्सम शब्दों का उत्पत्ति हुई है। हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जब तद्भव तत्सम पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सीधा फारसी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। वैसे जब व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें है फारसी भाषा आदमी, उम्मीदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाज, मोजा, ये फारसी शब्द। अरबी अदालत, इम्तिहान, इतराज, औरत, तनख्वाह, तनख्वाह नहीं होती तनख्वाह अरबी भाषा में, तारीख, मुकदमा, सिफारिश और हाल, ये क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं कोतल, चकमक, टगमा, तोप, तलाश। पुर्तगीज या पुर्तगाली कमरा, नीलाम, पादरी, भारतौल, पेरू। अंग्रेजी अपील, इंच, कलेक्टर, कमेटी, कोड, गिलास, टिकट, टिन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, पतलून, फंड, फीस, फुट, मील, रेल, लाट,
लालटेन, समन और स्कूल। मराठी में देखिए कुछ ऐसे हैं, प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू। बंगला में उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, भद्रलोक, गल्प, नितांत इत्यादि बंगला भाषा के शब्द हैं। ठीक, देखिए अब भाषा का स्वरूप पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसके अन्य रूप। भाषा क्या है? सार्थक शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली वाणी है। क्या है? भाषा सार्थक व्यक्त की जाने वाली वाणी है। ठीक, भाषा संस्कृत के भाष धातु से निकली है, लिख लीजिए किसको। ठीक, भाषा संस्कृत के भाष धातु से निकली है जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। ठीक, इसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। विभिन्न परिभाषाएं दी गई, जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार, लिख लीजिए। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। तो आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य अपने विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उन्हें यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। इसमें 3 बातें हैं, भाषा ध्वनि संकेत है, भाषा यादृच्छिक है और वह रूढ़ है। ठीक, क्या है? ध्वनि संकेत है, यादृच्छिक और योग रूढ़ है। ठीक, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या? सार्थक शब्दों के समूह या ध्वनि संकेत को भाषा कहते हैं। ठीक, यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए, मनुष्य के जटिल भावनाओं को भाषा में व्यक्त करती है। ठीक, संकेत भाषा, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं, रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है अर्थात चलने वाली है। किंतु भाषा के इस प्रकार में संकेत का महत्व नहीं, सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते। ठीक, तो अर्थात भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? सार्थक और स्पष्ट। भाषा यादृच्छिक संकेत है, यह शब्द और अर्थ में कोई भी तर्कसंगत संभव नहीं रखता। ठीक, बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है, क्योंकि ध्वनियों को समाज में स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा ध्वनि संकेतों में रूढ़ है। ठीक, क्या है? रूढ़। भाषा ध्वनि संकेतों में रूढ़ है। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्द का प्रयोग आज का अनंत काल से चलते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कोई कारण नहीं, ये सभी प्रयोग तर्कहीन, क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषाओं के विशेष लक्षण बताए गए हैं। हिंदी भाषा के वैज्ञानिकों द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा, व्याकरणविदों द्वारा कुछ लक्षण बताए, जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार उस भाषा को कहते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं। ठीक, श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा की परिभाषा को लिख लीजिए। फिर आते हैं बाबूराम सक्सेना, क्या कहते हैं? बाबूराम सक्सेना कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उस समष्टि को रूप को भाषा कहते हैं। मंगल देव शास्त्री कहते हैं, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर के अवयवों को उच्चारण के लिए किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। ठीक, अर्थात निष्कर्ष यह है कि भाषा में ध्वनि संकेतों के परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होते हैं। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों विचारों का विनिमय होता है। ठीक, मन के विचारों का बातों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेतों से किसी समाज वर्ग की आंतरिक और बाह्य क्रियाओं कार्यों का संचालन विचार विनिमय होता है। ठीक, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने अपने होते हैं जो दूसरे से भिन्न होते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी शरीर के अवयवों के वर्णों और शब्दों में व्यक्त किया जाता है। भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है, अर्थात सदैव गतिशील है। याद रखिएगा, भाषा सदैव गतिशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक, भाषा सागर की तरह सदैव
चलती बढ़ती रहती है। भाषा में अपने गुण स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण और अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है, उसका विकास करता है। यह परंपरागत अर्जित दोनों है, अर्थात भाषा परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता हुआ नीर है, अर्थात जल है, जो सदैव प्रभावित होता है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा, बोलकर, लिखकर करते हैं। सॉरी। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि ही भाषा के अंग हैं। ठीक। व्याकरण भाषा का आश्रित है, अतएव व्याकरण क्या है? भाषा का आश्रित है। ठीक। डॉक्टर शिवपूजन सहाय के अनुसार भाषा के विविध रूप में होते हैं 3 शब्द। हर देश की भाषा के 3 रूप होते हैं, एक बोली होती है, एक परिनिष्ठित भाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। अपने देश में बोलियां अनेक हैं। ठीक। भोजपुरी बोली है, अवधी बोली है, ब्रज बोली है। ठीक। परिनिष्ठित भाषा कौन सी है? हिंदी। हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों आसपास में करता है उसे बोली कहते हैं। बोलियों, देश में अनेक बोलियां होती हैं। भारत में लगभग 600 बोलियां हैं। ठीक। जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रज, अवधी, ये बोली है, भाषा नहीं है। परिनिष्ठित भाषा कौन सी होती है? जिसमें शिक्षा, शासन और साहित्य में कार्य किया जाता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा है, जिसे हम हिंदी के रूप में जानते हैं। ठीक। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया है हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने, लेकिन देश में संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रांसीसी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी उनकी राष्ट्रभाषा है। ठीक। याद रखिएगा, हिंदी को राज्य भाषा संविधान घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। वैसे बहुत से लोग मानते हैं कि वो राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये मानना है, वैधानिक यह नहीं है। भारत, देखिए, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक। ऋग्वेद में यह आर्य भाषा या देव भाषा भी कही जाती है। आर्य भाषा संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी थी। ठीक। क्रम से पढ़ लीजिए इसे बस। आर्य भाषा के संदर्भ में देखिए, प्रथम काल की प्राचीन आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषता थी। भाषा योगात्मक थी, शब्दों धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था, भाषा अपेक्षाकृत नियमबद्ध थी, भाषा संज्ञात्मक थी, 3 लिंग 3 वचन थे, पदों का स्थान निश्चित नहीं था, शब्द भंडार में तत्सम शब्दों अधिक थे, अर्थात शुद्ध संस्कृत के शब्द अधिक थे। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का उपयोग होने लगा था। ठीक। अब संस्कृत के बाद आई तो प्राकृतिक। ठीक। आपको पहले भी ऊपर बता दिया। फिर आई पाली। ठीक। पाली पहली ऐसी भाषा थी, पाली भारत की पहली देश भाषा बनती है, मतलब विस्तार से बोली जाती है। इसमें सबसे पुरानी प्राकृतिक भाषा है। ठीक। पाली को मागधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और पाली के मागधी और सौरसेनी के सम्मिश्रण से अर्धमागधी का प्रयोग होता है। ठीक। तो याद रखिएगा, पाली को मागधी भी कहा जाता है, तो याद मत भूलिएगा, मगध क्षेत्र में बोली जाती थी इसलिए मागधी कही गई थी। भाषा विज्ञान में प्राकृत के 5 प्रमुख भेद माने गए हैं: सौरसेनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। सौरसेनी मथुरा क्षेत्र में थी, सूरसेन प्रदेश था ना, तो वहाँ सूरसेन प्रदेश में यह मागधी सौरसेनी बोली जाती थी। ठीक। सूरसेन बोली जाती थी, सौरसेनी। ठीक। मध्य देश में की प्रमुख भाषा थी। तो इस तरह से, जैसे यहाँ देखिएगा, समझिएगा, सौरसेनी भाषाओं से कौन कौन सी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है या बोली जाती है? याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी, पश्चिम की हिंदी सौरसेनी से निकली है। राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोली, ये सौरसेनी की उपभाषाएं या आधुनिक भाषाएं हैं। पैचासी लहंदा और पंजाबी पैचासी की भाषा है। ब्राचड़ में आती है सिंधी, सिंध क्षेत्र।
खस में आती है पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये हिमाचल और उत्तराखंड की भाषा। महाराष्ट्र में आती है मराठी। अर्धमागधी में कौन-कौन सी आती है? आपकी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। किसमें आती है? अर्धमागधी में। यही प्रश्न पूछता है कौन सी किसमें आती है, कौन किसमें नहीं आती, तो याद रखिएगा। मागधी में आती है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। बंगाली में आती, अर्धमागधी में आती है कौन सी? बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, मौधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, इतना ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ से आपके सभी पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ साहित्यों के नाम के आधार पर वर्णनात्मक दिया गया है। देखिए, आज एक नया टर्म चला है पश्चिमी हिंदी का। अब सौरसेनी की जगह हम पश्चिमी हिंदी पढ़ा पाते हैं। ठीक, पश्चिमी हिंदी पाते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, राजस्थानी भाषा आती है। पूर्वी हिंदी में आती है, अब पूर्वी हिंदी अर्धमागधी को हटा के पूर्वी हिंदी लिखा जाने लगा है किताबों में। ठीक, तो यही अर्धमागधी वाला है, ये सौरसेनी का है, याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। ये सौरसेनी का है और ये अर्धमागधी का। ठीक, और पहाड़ी का क्षेत्र है कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। बिहारी को इसमें अर्धमागधी में शामिल या पूर्वी हिंदी में शामिल कर दिया गया। इसको मागधी से निकाल के किस में किया गया? पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी में ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी को शामिल किया गया है। ठीक, अब देखिए, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द संस्कृत के नहीं है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये फारसी भाषा के हैं। सिंध को हिंद पढ़ा गया फारसियों द्वारा, जिससे सिंध के इस पार क्षेत्र मतलब पूरब में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान हिंदू कहा गया। यह संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इसका नाम ईरानियों और मुसलमानों ने किया। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो आगे चल के हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन ग्रामर में करेंगे। ठीक, यहाँ से प्रश्न लायक नहीं। हिंदी का क्षेत्र आपको पता है, उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है और जनरली पूछता नहीं। हिंदी का महत्व तो देखिए, कुछ विदेशी देशों में बोली जाती है हिंदी, तो उसमें बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनाड, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की काफ़ी संख्या है। मॉरिशस में खास करके भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी की कौन सी भाषा? भोजपुरी। ठीक, कुछ संत हैं, वल्लभाचार्य, विठल, रामानुज और रामानंद। असम में थे शंकरदेव, महाराष्ट्र में नामदेव, ज्ञानेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता, बंगाल में चैतन्य प्रभु। ठीक, इनके नाम याद रखिएगा, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लेता है। अब विशेषताएं क्या हैं? संस्कृत की मूल विशेषता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर और व्यंजन के स्पष्ट वैज्ञानिक नियम हैं, अलग अलग हैं। ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएं हैं। स्वरों की मात्रा, अल्प प्राण, महाप्राण की ध्वनियाँ हैं, लिपि चिन्ह हैं। ठीक, तो इन सभी के संबंध में इसकी मूल विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे जब ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक, इनमें 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक, इनके पूरी ग्रामर हम लोग अब धीरे धीरे अब अगले क्लास पढ़ेंगे। ये मूल बातें थी भाषा के संदर्भ में जहाँ से प्रश्न आता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा को पढ़ा। आगे से हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, इसका व्याकरण। ठीक, हिंदी का व्याकरण अगली क्लास से आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। ठीक, आपकी टेट, सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, 2 विषय व्याकरण हिंदी और शिक्षण अभिरुचि का पूरी क्लास आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। जय हिंद साथियों।